नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पूरे हिंदुस्तान में अधिकतर प्रदेशों में सरकारी कामकाज का हाल लोगों के लिए संवेदना शून्य रहता है। आपको ध्यान होगा, एक कोई मुसद्दी लाल ऐसा एक किरदार बनाकर एक हिंदी में एक टीवी सीरियल बना था। कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में कैसे कैसे धक्के खा सकता है, खाता है, इसके ऊपर सीरियल था। वो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए लोग रिश्वत पाने के लिए किस किस तरह से परेशान करते हैं, और जब तक कोई परेशान न हो जाए तब तक कोई रिश्वत आसानी से क्यों देंगे। तो कमोबेश यह हाल अधिकतर प्रदेशों में है। कोई मुझको कहता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोगों में न केवल शिक्षा ज़्यादा है बल्कि राजनीतिक जागरूकता भी ज़्यादा है, और वहाँ पर लोगों से रिश्वत वसूलना इतना आसान नहीं रहता है। मेरा कभी केरल के किसी सरकारी दफ्तर से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मेरा वास्ता छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों से पड़ा है। अपने पिता की ज़मीन अपने नाम पे करवाने के लिए, जो कि वो अपनी वसीयत में छोड़ के गए थे, और बिना किसी विवाद की ज़मीन थी, और उसको मेरे नाम करवाने के लिए 2009 से लेके 2000 शायद 23 या 24 तक का वक्त लगा। ये मेरा हाल था। ये सरकारी दफ्तर, लोग कहते हैं कि सरकारी दफ्तर से ईश्वर दूर रखे, सरकारी दफ्तर से ईश्वर लोग बचाएं। एक वक्त कहते थे कि खाकी वर्दी और काले कोट से ईश्वर बचाएं। खाकी वर्दी तो आप जानते हैं पुलिस की रहती है, काला कोट वकीलों का रहता है जो कोर्ट से जुड़ा रहता है, कि कोर्ट कचहरी का मुंह कभी न देखना पड़े, ऐसा लोग कहते हैं। इस पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे सामने एक बड़ा तकलीफ देह वीडियो ओडिशा का है। मेरे राज्य के पड़ोस का राज्य है। ओडिशा में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी का अपना खुद का जो जिला है, गृह जिला कहते हैं जिसको, क्योंझर, उसके एक गांव का ये वीडियो है। 70 साल की एक महिला है जो चल फिर नहीं पाती, लाठी लेकर भी नहीं चल पाती। हाथ और पैर चारों की मदद से वो उकड़ू बैठकर खिसक खिसक कर चलती है। 70 बरस उम्र है उसकी। हालत उसकी ऐसी है, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आपको दिखाने की। 70 बरस उम्र में वो इस तरह से चल पाती है कि किसी एक हाथ में लकड़ी पकड़कर, छोटा सा गुटका लकड़ी का, ऐसे हाथ पैर सबसे किसी तरह से खिसक खिसक के वो आगे बढ़ती है। वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है। 500, 700, 800 रुपये महीने की होगी वृद्धावस्था पेंशन। बहुत बड़ी रकम नहीं रहती है। कुछ 100 रुपये महीने की पेंशन लेने के लिए 70 साल की इस महिला को तकरीबन घिसटते हुए, तकरीबन उकड़ू चलते हुए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने गांव से पंचायत ऑफिस तक। मैं सोचता हूं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर हैं, जिनको सरकार बड़ी बड़ी गाड़ियां देती है, बड़े बड़े बंगले देती है, जिनके घर दफ्तर में एयर कंडीशनर लगे रहते हैं, जिनके घरों में इतने अर्दली, इतने सहायक, इतने सिपाही तैनात रहते हैं कि उनकी लाखों रुपए महीने की उनकी तनख्वाह रहती है अलग से। मुझको ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन के बहुत से ऐसे अफसर रहते हैं जिनकी कुल तनख्वाह जितनी रहती है उससे बहुत ज़्यादा तनख्वाह के कर्मचारी उनके घरों पर काम करते हैं। मैं तो व्यवस्था को सुधार नहीं सकता, लेकिन मुझको ये बात तकलीफ देती है कि 70 साल की एक महिला
कुछ 100 रुपये महीने की पेंशन के लिए उकड़ू बैठकर हाथ पैर दोनों से चलते हुए 2 किलोमीटर दूर पंचायत ऑफिस पहुंच रही है। भीतर भी जहां जाती होगी अंगूठा लगाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, वहां भी ऐसी ही जाती होगी। उस दफ्तर के उस टेबल पर ऐसी ही जाती होगी। उड़ीसा सरकार ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि बहुत बुजुर्ग और जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी पेंशन उनके घर तक पहुंचाई जाए। पेंशन तो घर तक नहीं पहुंची है, सरकार का हुक्म जो है वो भी अभी लगता है कि उसके अफसरों तक, उसके कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा है। मैं सोचता हूं कि इस महिला के दिल पर क्या गुजरती होगी, लोकतंत्र के लिए इस महिला के दिल में क्या सम्मान रहता होगा, सरकार के लिए, उसकी पेंशन के लिए इसके दिल से कैसी दुआ निकलती होगी। सोच रहा हूं, इस महिला के बदन पर पूरा बदन ढकने लायक कपड़े भी नहीं हैं। कौन 2 किलोमीटर इस तरह से घिसटते हुए जाते हैं कुछ 100 रुपए के लिए? वही जाते होंगे, वही महिला जाती होगी जिसके पास खाने को नहीं होगा, इसी पेंशन पर जिंदा होगी। क्यों सरकार इतनी संवेदना शून्य हो जाती है? मैंने देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो भी अपनी पेंशन पाने के लिए, ये तो मदद है सरकार की तरफ से, वृद्धावस्था पेंशन है, लेकिन जो अपनी नौकरी की पेंशन पाने वाले रहते हैं वो भी महीनों तक भटकते रहते हैं। उनसे भी बाबू लोग पैसे रखवा लेते हैं, ये मानकर चलते हैं कि जब तक तुम नौकरी में थे तुमने भी तो लोगों से पैसा लिया ही था या लिया ही होगा। कब ये सिलसिला खत्म होगा? इस बुजुर्ग महिला ने तो कुछ भी नहीं लिया होगा। उसकी एक फ़ोटो मेरे सामने है स्क्रीन पर, एक अखबार की कतरन है। मैंने वीडियो देखा है इसका, दर्दनाक था। मुझको लगता है कि किस तरह का लोकतंत्र है ये। कहने के लिए कांग्रेस के जो पितामह थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी कहते थे कि सबसे गरीब में जो सबसे आखिर में है उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है कि भाजपा के जो पितामह हैं दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी शायद कुछ सबसे गरीब के भले की बात कही हुई है। अभी भाजपा की सरकार है वहाँ पर, कई महीने हो गए हैं भाजपा की सरकार बने हुए। ये भी मैं नहीं कहता कि कुछ महीने के भीतर कोई सरकार इतना सुधार कर सकती है, लेकिन इसके पहले भी तो नवीन पटनायक की सरकार थी कई सालों से। सबसे कमजोर के लिए क्यों कुछ नहीं हो पाता है? और मैं दूसरी बात बतलाऊं आपको, मैं अपने शहर में अपने घर से अपने दफ्तर आते हुए एक रास्ता है रेलवे स्टेशन तरफ से आने का। रास्ते में एक जगह एक सहकारी बैंक पड़ता है जहां से वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिलती है। उधर से निकलते हुए कई बार मुझको दिखता था कि सवेरे से लोग, बूढ़े लोग किसी तरह से घिसटते, पैदल चलते, लाठी टेकते पहुंच के दिन दिन भर बैठे रहते थे, दिन दिन भर। उस समय और कम थी वृद्धावस्था पेंशन, 500 रुपये, 400 रुपये। उस समय से देखते आ रहा हूँ मैं, दिन दिन भर बैठते हैं ये। कुछ लगता नहीं है लोगों को, ये जो जितने प्रवचन करता है ये स्वर्ग नर्क पाप पुण्य कई तरह की बातें बतलाते हैं, होंगी, सही होंगी, कई लोग उस पर भरोसा करते हैं। क्या ऐसे बुजुर्ग लोगों को इतनी तकलीफ देना, क्या ये पाप नहीं है? उस जुबान में मैं तो पाप पुण्य में यकीन नहीं करता। जो लोग मानते हैं उसको पाप पुण्य को, क्या इनको ऊपर जाकर नर्क नहीं भोगना पड़ेगा उसके लिए? जो लोग ऐसी महिला को, आप देखेंगे ये फोटो वीडियो हम दिखाते हैं आपको, ये
कीचड़ मिट्टी की सड़क पर, कच्ची सड़क पर चलते हुए आ रही है। क्या हाथों का हाल होगा। आप सोचिए, किसी अफसर की 70 साल की माँ रहती तो क्या होता। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी हाईकोर्ट जज की 70 साल की माँ रहती तो क्या होता। और एक गरीब है, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ 100 रुपए के लिए ये लोकतंत्र उसको 4 हाथ पैर पे 2 किलोमीटर चलाता है। 2 किलोमीटर वापस भी उसको जाना है। क्या लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा रह जाएगा ऐसे में। क्या इंसानियत जिसको कहते हैं उस पे भरोसा रह जाएगा। मैंने देखा हुआ है, बहुत से बुजुर्ग लोगों को देखा है, उनको पेंशन लेने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी रहे हुए हैं, उनको जब बैंक जाना पड़ता है तो साल में एक बार वहाँ जाकर उनको साबित करना पड़ता है कि वो जिंदा हैं। उनके दस्तखत नहीं मिलते हैं, दस्तखत उनके हाथ कांपने लगते हैं तो दस्तखत अलग किस्म के हो जाते हैं, वो एक दिक्कत रहती है। मैंने देखा है लोगों को, गुवाहाटी से रायपुर आते मैंने देखा हुआ है, कोर्ट बैंक में जाकर ये कागज़ जमा करते हुए, साबित करते हुए, माँ बाप रिटायर्ड गुवाहाटी में हैं तो वहाँ से उनका हलफनामा बनवा कर वहाँ कोर्ट में जाकर, वहाँ बैंक में जाकर, उसके बाद यहाँ के बैंक में कागज़ जमा करने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान का सरकारी इंतजाम यह मानकर चलता है कि किसी के समय की कोई कीमत नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो सरकारी दफ्तरों के धक्के खाए, चक्कर लगाए। ये आम बात चले आ रही है यहाँ पर। अधिकतर सरकारी दफ्तरों का यही हाल दिखता है। क्या इस लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा रहेगा, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मेरा भरोसा उठने लगता है कई बार। लेकिन फिर भी अगर लोकतंत्र यहाँ का असफल भी है तो भी वही आज दुनिया में सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। उससे बेहतर कुछ नहीं है अभी लोकतंत्र से बेहतर। हमने कई देशों में तानाशाही को देखा है, हमने आतंकियों के राज को देखा है अफगानिस्तान में और कुछ जगहों पर। तो लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर सबसे अच्छे का ये हाल है, सबसे अच्छे का यह हाल है कि कुछ 100 रुपए के लिए 70 बरस बूढ़ी एक तकरीबन विकलांग काया को 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना पड़ता है, यह अगर सबसे अच्छा है तो सचमुच ही अच्छी कौन सी शासन प्रणाली हो सकती है। मैं जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं उससे सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो लोग हाँकते हैं वो बड़ी तनख्वाह के लोग रहते हैं, चाहे वो निर्वाचित नेता हों, चाहे वो स्थायी नौकरी वाले अफसर और कर्मचारी हों, उनकी बड़ी तनख्वाह रहती है। उनको समझ नहीं पड़ता है कि 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये इसकी क्या कीमत है एक महीने में। उनके, उन अफसरों के और मेरे जैसे लोगों के घर के बच्चे भी अगर जाते हैं किसी आइसक्रीम पार्लर में तो कहीं पिज्ज़ा खा लेते हैं, कहीं आइसक्रीम खा लेते हैं, 400 रुपये का खर्च हो जाता है, जितने में ये बूढ़ी महिला जो है एक महीने का गुजारा करती है। थोड़ा निराश हूँ मैं, क्या किया जाए। आप अपने आसपास अगर ऐसा देखते हैं किसी ज़रूरतमंद को इतना धक्का खाते हुए, क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या आप उसको सहारा देकर पहुंचा सकते हैं बैंक या पंचायत ऑफिस तक? क्या वापस उसके घर तक छोड़ सकते हैं? क्या ऑफिस के लोगों को बोल सकते हैं इससे रिश्वत मत लेना? आप सरकार नहीं हैं, आप मेरे जैसे आम व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आप भी कुछ कर सकते हैं इनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए? हो सकता है इसके पास कागज़ की भी समझ ना हो, कागज़ पर ये अंगूठा लगाना भी न जानती हो, इसको ये भी नहीं दिखता हो कि उसको पैसा कागज़ पर कितना मिल रहा है और असल में उसके हाथ में कितना आ रहा है। एक पल के लिए मुझको लगता है हम में से हर किसी को सोचना चाहिए, जिसको अगले जन्म में भरोसा हो उसको भी सोचना चाहिए
जिसको अगले जन्म में भरोसा ना हो, जिसको केवल यही जन्म है ये मालूम है मेरी तरह, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के किसी की ऐसी हालत रहती, क्या गुजरता हमारे दिल पे। इस महिला के पिता, पति, माता, बच्चे होंगे, कोई ना कोई कुछ ऊपर पहुंच चुके होंगे। अगर वहाँ से देखते होंगे ये हालत इस महिला की तो उनको क्या लगता होगा। मुझको यहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से फ्लॉप शो दिखता है, नाकामयाब हो चुका दिखता है, जिसमें अपने सबसे कमज़ोर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अपने सबसे कमज़ोर लोगों के लिए कुछ 100 रुपए की पेंशन के लिए उनको जानवरों की तरह चलते हुए, घिसटते हुए कई किलोमीटर का सफ़र हर महीने का लिखा हुआ है। इस लोकतंत्र पे जिनको भरोसा है उनको सोचना चाहिए कि क्या किया जाए ताकि सबसे कमज़ोर लोगों का भरोसा भी इस पे बैठ सके। मैंने सुना है कि कहीं लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए हजारों रुपए मांगे जाते हैं हर किसी लाश के लिए। जो पैसे वाले हैं वो तो शायद दे भी सकते होंगे, कई लोग इतने गरीब रहते हैं कि इलाज भी नहीं करा पाते, मर गए, पोस्टमार्टम की नौबत किसी वजह से आ गई, वो कहाँ से लाते होंगे पैसा। कई लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ से पैसा ले लिया जाता है। पटवारी कितने गिरफ्तार हो रहे हैं, पटवारियों से रिश्वत के मामले पकड़ाते हैं, बिना रिश्वत लिए पटवारी कागज़ नहीं देते हैं, ऐसा सुनाई पड़ता है। तहसील ऑफिस का यही सुनाई पड़ता है, बहुत सारे दफ्तर हैं जिनमें यही सुनाई पड़ता है। क्या किया जाए। मैं लोकतंत्र में मेरे जैसे लोगों के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ, जो आज रात का खाना खाने के लिए आज दिन में सरकारी दफ्तर के मोहताज नहीं है। लेकिन ये जो महिला है, इस तरह के जो लोग हैं जो इतने गरीब हैं, इतने बेबस हैं, इतने मजबूर हैं, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, मुझको भी सोचना चाहिए। अपने आसपास के और लोगों से भी पूछिए कि क्या किया जा सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आपके आसपास 5, 10, 15 लोग मिलके कोई एक संगठन बना सकें तो आप इसी का बीड़ा उठा लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों को हम महीने में एक बार अपने स्कूटर पर, अपनी कार में बैठाकर वहाँ तक ले जाएंगे और उनके घर छोड़ देंगे। उनकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी केवल इतनी मदद से। हमारा आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मुझको और आपको तो आमतौर पे ये भी पता नहीं लगता होगा कि हमारी स्कूटर महीने में कितना किलोमीटर चली है, कार कितना किलोमीटर चली है। ये 5-10 किलोमीटर और जुड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, अगर उनको भी लगता है कि वृद्धावस्था पेंशन में जो चल कर आने के लायक नहीं है उनका कुछ किया जा सकता हो तो कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में ऐसी भावना उठती है तो साथ में एक हाथ बिस्किट का पैकेट, एक हाथ पानी की बोतल भी रख लीजिए। कई बार भूखे भी रहते हैं ऐसे बूढ़े, इतने गरीब रहते हैं। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं केवल आपके साथ अपना दुख दर्द बांट रहा हूँ जो ये वीडियो देखकर मुझको हुआ है। सोच के देखिएगा, मैं और आप अलग अलग मिलकर और लोगों से बात करके क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने और दोस्तों को भी भेजिएगा, पूछिएगा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी इनको बिठाने से, तो पता लगा लीजिए आपके पास आसपास कहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ती है। 2-4 दोस्त मिलकर जाकर वहाँ उनको कुछ खाने को ही दे दीजिए, पानी की एक एक बोतल दे दीजिए, कुछ मदद करके देखिए। अगर आपका स्वर्ग नर्क पर भरोसा है तो ऐसा करने से हो सकता है आपको स्वर्ग में एक आध HIG मिल जाए। और अगर मेरी तरह के हैं, नास्तिक हैं, स्वर्ग नर्क पे भरोसा नहीं है, तो वो ये मान कर चलें कि हमारा नेक काम किया हुआ कहीं ना कहीं लौटता है। हम यहाँ पेड़ लगाते हैं, हमको किसी और के लगाए पेड़ का फल मिलता है। सोच के देखिएगा। आपको मेरी ये बात, मेरी ये निराशा अगर सोचने पर कुछ मजबूर करती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की बटन दबा सकते हैं, नीचे टिप्पणी लिख सकते हैं, दोस्तों को इसको भेज सकते हैं। क्या सलाह दूं आपको आखिरी में, कि तो पूरी की पूरी बात ही सलाह की है। अपने आसपास अगर कोई बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए लाइन में लगे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, आप में समाज सेवा की भावना अगर ज़्यादा मजबूत है तो अस्पताल जाकर कुछ लोगों को पानी की बोतल दे दीजिए, कुछ लोगों को व्हील चेयर पर बैठाकर वार्ड तक पहुंचा दीजिए, जिस तरह की भी मदद कर सकें। फिर मिलेंगे।